सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ लिंक पर मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता भाग 3। भाग 1 और भाग 2 हम आपको पिछली वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 3 में हम आपको पढ़ाएंगे समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के गुण, वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, विभव प्रवणता, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसके 2 पार्ट, 2 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा और 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। पहला टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है। क्या समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है। माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, इस आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, इस आवेश से r दूरी पर किसी बिंदु पर विभव तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। यदि केंद्र O और r त्रिज्या वाले गोले की कल्पना करें तो इस गोले पर स्थित प्रत्येक बिंदु की Q से आवेश Q से दूरी समान होगी। अतः समीकरण 1 से पृष्ठ के गोले के पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव एक समान होगा, इसलिए इस गोले का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। क्या बोल रहे हैं? यदि केंद्र O और r त्रिज्या के गोले की कल्पना करें तो इस गोले के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु की आवेश Q से दूरी क्या होगी? समान होगी। अतः समीकरण 1 से गोले के पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव एक समान होगा, इसलिए इस गोले का पृष्ठ क्या हो जाएगा? समविभव पृष्ठ हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि वे सभी संकेंद्रीय गोले जिनके केंद्र पर Q आवेश रखा हुआ है, वे सभी संकेंद्रीय गोले जिनके केंद्र पर Q आवेश रखा है, मतलब इस गोले का केंद्र भी Q है, इस गोले का केंद्र भी Q है, इस गोले का केंद्र भी Q है, तो ये संकेंद्रीय गोले हो गए। और इन सब गोले के केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा है, तो इनके जो विभव होंगे, इस पृष्ठ का विभव, इस पृष्ठ का विभव क्या होंगे? एक समान होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न पृष्ठ के विभव भिन्न भिन्न होंगे। इस वृत्त, ये है आपका गोला, इस गोले के सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा, इस गोले के सभी बिंदुओं पर विभव एक समान होगा और इस गोले के सभी बिंदुओं पर विभव एक समान होगा, लेकिन प्रत्येक पृष्ठ के विभव अलग अलग होंगे। ठीक है, समझ में आ गया समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है। अब समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव, पहला पॉइंट है इसका, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। क्या बोल रहे हैं? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। दूसरा पॉइंट है, समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं? समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश, धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं
करना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं? समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। थर्ड पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। फोर्थ पॉइंट है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रिक गोले होते हैं। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रिक गोले होते हैं। ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट है, किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। एक बार फिर से देख लो क्या है समविभव पृष्ठ के गुण। पहला पॉइंट है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। थर्ड पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। फोर्थ पॉइंट है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रिक गोले होते हैं। सिक्स पॉइंट है, किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। क्या बोल रहे हैं? माना किसी वैद्युत क्षेत्र ए में ए और बी दो बिंदु हैं। क्या बोल रहे हैं? ए और बी दो बिंदु हो गए। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर है। ठीक है। यदि उनके बीच की अल्प दूरी, यदि ए और बी के बीच की दूरी डी आर अत्यंत अल्प हो तो ए और बी के बीच वैद्युत क्षेत्र ई को एक समान माना जा सकता है। ए और बी के बीच वैद्युत क्षेत्र ई को एक समान माना जा सकता है। फिर से देखो क्या बोल रहे हैं। माना किसी वैद्युत क्षेत्र में ए और बी दो बिंदु हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर है। यदि उनके बीच की दूरी डी आर अत्यंत अल्प हो तो ए और बी के बीच वैद्युत क्षेत्र ई को एक समान माना जा सकता है। माना ए का विभव v प्लस dv तथा v का विभव v है। देखो हमने आपको पहले बताया था कि परीक्षण आवेश को जैसे जैसे आप आवेश की तरफ लाएंगे, बिंदु O की तरफ लाएंगे तो उसका विभव कैसा हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। यहाँ पे क्या v विभव माना है तो A पर क्या हो जाएगा? v प्लस dv, क्योंकि इसके बीच की दूरी d में ले रहे हैं तो आपका विभव भी dv में बढ़ेगा। तो बिंदु A का विभव v प्लस dv, तो B का विभव क्या हो जाएगा? b। तब परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य। क्या बोल रहे हैं? तब परीक्षण आवेश
Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर dW बराबर Q0 dV। ठीक है, तब D में चल रहा है तो अब कार्य भी काय में आ जाएगा? D में आ जाएगा, dW बराबर Q इंटू dV। ठीक है, अब बोल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र E द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल। क्या बोल रहे हैं? विद्युत क्षेत्र E द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर बल कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू Q0E। अब इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य। इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य। इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? क्या होता है? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, मतलब F इंटू कितना विस्थापित हुआ था? dr। तो F बराबर क्या है? Q0E इंटू dr। यहाँ माइनस का साइन आ गया। माइनस का साइन ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जो अपना वैद्युत क्षेत्र है और जो विस्थापन है दोनों की दिशाएं कैसी हैं? विपरीत हैं। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? जब आप B से A तक E की ओर आ रहे थे तो विभव में परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, तब परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य, तो dW बराबर Q0 dV। एक इससे आपका कार्य निकल गया। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र E द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर बल ये, तो इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। तो एक इक्वेशन ये आ गई। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? Q0 dV इज इक्वल टू माइनस Q0E dr। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया था, तो dV इज इक्वल टू माइनस के E dr। तो E इज इक्वल टू माइनस के dV अपॉन dr। ठीक है, E बराबर माइनस के dV अपॉन dr। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, आवेश के कारण किसी बिंदु पर आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर की ऋणात्मक मान के बराबर होता है। क्या बोले? आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। एक बार फिर से, आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा डेरिवेशन। क्या बोल रहे हैं? माना वैद्युत क्षेत्र में A और B दो बिंदु हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा A से B की ओर है। यदि इनके बीच की दूरी dr अत्यंत अल्प हो तो A और B के बीच वैद्युत क्षेत्र E को एक समान माना जा सकता है। माना A पर विभव V प्लस dV और B पर विभव V है, तब परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य।
तो dw बराबर q0 dv। वैद्युत क्षेत्र E द्वारा परीक्षण आवेश q0 पर बल, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू q0e। तो इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, तो ये dw बराबर F इंटू डी आर। तो इसको क्या हो जाएगा, F की वैल्यू रख देंगे तो माइनस के Q E डी आर। माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र और यहाँ विस्थापन की दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये माइनस साइन इसलिए यहाँ आएगा। तो समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा, Q0 dV इज इक्वल टू माइनस के Q0 E डी आर। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस के dV अपॉन डी आर। तो आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अगला टॉपिक है विभव प्रवणता। अभी डेरिवेशन निकाला, E बराबर क्या निकाला था अपन ने, माइनस के dV अपॉन डी आर। ठीक है, तो dV अपॉन डी आर को ही क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि है जबकि विभव प्रवणता सदिश राशि है। ध्यान रखना, विभव एक अदिश राशि है और विभव अदिश राशि है जबकि विभव प्रवणता सदिश राशि है। इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। समझ में आया क्या हो गया, विभव प्रवणता क्या होता है, E इज इक्वल टू dV अपॉन डी आर। इसको क्या बोलते हैं, dV अपॉन डी आर को विभव प्रवणता। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता एक सदिश राशि, ध्यान रखना विभव एक अदिश राशि है जबकि विभव प्रवणता सदिश राशि है। इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। अगला टॉपिक है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये क्या होती है, आवेशों के निकाय की स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। आवेशों का निकाय बनाते हैं, उसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर नजदीक लाकर निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। आवेश कहाँ है, अनंत पर है। ठीक है, अनंत से एक दूसरे के नजदीक लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत स्थित आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उन आवेशों को अनंत से परस्पर नजदीक लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब देखो अपना टॉपिक है दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। क्या बोल रहे हैं, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब देखो इसमें मानेंगे, माना बिंदु आवेश Q1 और Q2 क्रमशः बिंदु A और बिंदु B पर स्थित हैं। माना उनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं। क्या बोल रहे हैं, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, क्रमशः बिंदु A व B पर स्थित हैं और उनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए यह मानते हैं कि प्रारंभ में दोनों आवेश कहाँ हैं, अनंत पर हैं। ठीक है, अनंत पर हैं, स्थित हैं। ठीक है, माना आवेश Q1 को अनंत से A तक लाने में, किया गया कार्य W1 तथा आवेश Q2 को
अनंत से b तक लाने में किया गया कार्य W2 है, अतः दोनों आवेशों को उनकी स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य, अतः दोनों आवेशों को उनकी स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा? W बराबर W1 प्लस W2, इक्वेशन नंबर 1। एक बार फिर से देखो क्या बोल रहे हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 क्रमशः A और B बिंदुओं पर स्थित हैं, ठीक है, तथा उनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं। इस निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए यह मानते हैं कि प्रारंभ में दोनों आवेश अनंत पर स्थित हैं। माना आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W1 तथा आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 है, अतः दोनों आवेशों को उनकी स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है। अब देखो, माना सर्वप्रथम आवेश Q1 को, क्या बोल रहे हैं, सर्वप्रथम आवेश Q1 को अनंत से A तक लाते हैं, तब ऐसा करने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। अनंत से कहां तक लाए? A तक लाते हैं, तब ऐसा करने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व नहीं है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W1 0, ठीक है, W1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? सर्वप्रथम आवेश Q1 को अनंत से A तक लाते हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र का अस्तित्व नहीं होता है। तत्पश्चात आवेश Q2 को अनंत से बिंदु V तक लाते हैं। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। अतः Q1 के कारण बिंदु V पर विभव, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R12, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? फिर देखो, R12 क्या है? आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, अतः आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, अतः आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य
क्या कैसा हो जाएगा ये W2 इज इक्वल टू Q1 के कारण बिंदु B पर विभव इंटू Q2। ठीक है, तो Q1 के कारण बिंदु B पर विभव क्या हो जाएगा 1/4 पाई Q1 अपॉन R इंटू Q2। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R12, क्योंकि W बराबर क्या होता है V इंटू Q। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे W1 बराबर तो 0 हो गया था। ठीक है, तत्पश्चात आवेश Q2 को बिंदु अनंत से बिंदु B तक लाते हैं। इस स्थिति में आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न क्षेत्र के विरुद्ध आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। अतः आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव क्या हो जाएगा Q1 के कारण, ये देखो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R12। तो R12 क्या है Q1 और Q2 के बीच की दूरी हो जाएगी। अतः आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, तो क्या होता है W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो Q2 तो ये हो गया है, और Q1 के कारण B पर विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R12 और Q2। तो W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 में मान रख दो W1 व W2 के, तो W बराबर क्या आ जाएगा 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U बराबर क्या आ जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, या इसको लिख सकते हैं U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, अब इसकी स्थितियां भी हैं। फर्स्ट स्थिति क्या है, यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 0 से बड़ा है, तो उनके चिन्ह क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे और सजातीय आवेश हो जाएंगे। तो सजातीय आवेश क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्या हो जाएगा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध दोनों आवेशों को समीप लाने में कार्य करना पड़ेगा। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध दोनों आवेशों को समीप लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। अतः इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी धनात्मक हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं, यदि Q1 Q2 0 से बड़े हैं तो दोनों क्या सजातीय आवेश होंगे, और इन प्रतिकर्षण तो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध दोनों आवेशों को समीप लाने में कार्य करना पड़ेगा। अतः इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी धनात्मक हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन है Q1 Q2 लेस देन 0, तो जो इनके चिन्ह होंगे वो असमान होंगे। असमान होने के कारण क्या होगा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, फलस्वरूप निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, एक बार पूरा डेरिवेशन फिर से देख लेते हैं क्या है ये। सबसे पहले है अपना बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2। ठीक है, माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 क्रमशः A और B बिंदु पर स्थित हैं और उनके स्थिति सदिश R1 व R2 हैं।
इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए यह मानते हैं कि प्रारंभ में दोनों आवेश अनंत पर हैं। माना आवेश Q1 को अनंत से A तक लाने में W1 कार्य करना पड़ता है तथा आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में W2 कार्य करना पड़ता है, अतः दोनों आवेशों को उनकी स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, W = W1 + W2। सर्वप्रथम आवेश Q1 को अनंत से A तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता क्योंकि प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र का अस्तित्व नहीं होता है, तो W1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तत्पश्चात आवेश Q2 को अनंत से B तक लाते हैं। इस स्थिति में आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, अतः आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V = 1/4 pi epsilon naught Q1/R12। तो R12 क्या है, Q1 Q2 के बीच की दूरी, अतः आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, तो Q1 के कारण बिंदु B पर विभव इंटू Q2, तो 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2/R12। W बराबर क्या होता है, V इंटू Q, तो W2 बराबर 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2/R12। तो समीकरण 1 में W1 व W2 की क्या रख दी, वैल्यू रख दी, तो W1 तो 0 था, W2 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2/R12, यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो U बराबर 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2/R12, तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इसकी स्थितियां हैं, यदि Q1 Q2 > 0 तो दोनों आवेश क्या समान होंगे या सजातीय आवेश होंगे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध दोनों आवेशों को समीप लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, अतः निकाय की स्थिति ऊर्जा धनात्मक हो जाएगी। सेकेंड स्थिति है Q1 Q2 < 0, तो दोनों आवेश असमान होंगे अतः विजातीय आवेश होंगे अतः एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, फलस्वरूप निकाय की स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी। अगला टॉपिक है तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। सेम वैसे ही इसमें करेंगे। माना तीन बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3, माना तीन बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 क्रमशः बिंदु A B C पर स्थित हैं, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 R2 व R3 हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, माना तीन बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 क्रमशः बिंदु A B और C पर स्थित हैं, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 R2 व R3 हैं। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए यह मानते हैं कि प्रारंभ में तीनों आवेश अनंत पर हैं। यदि Q1 Q2 Q3 को यदि Q1 Q2 Q3 को अनंत से क्रमशः A B C तक लाने में किया गया कार्य क्रमशः W1 W2 W3 हो, तो तीनों आवेशों को उनकी स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य W बराबर W1 + W2 + W3 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले बोलेंगे कि पहले आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं है, तो W1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। दूसरे आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, तो W2 बराबर कितना हो जाएगा, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव इंटू Q2, ठीक है। तो बिंदु B पर विभव क्या था, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2/R12। W बराबर क्या होता है, V इंटू Q,
ठीक है, ये पिछले वाले डेरिवेशन। अब तीसरे आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तीसरे आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। तो W3 बराबर आवेश Q1 और Q2 के कारण बिंदु C पर विभव इंटू Q3। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, देखो Q1 के कारण Q3 पर विभव, तो ये डिस्टेंस कितनी है R13। Q2 के कारण Q3 पर विभव डिस्टेंस है R23। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, तो विभव कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1/4πε0 Q1/R13 प्लस 1/4πε0 Q2/R23। ठीक है, और ये हो जाएगा इनटू में Q3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/4πε0 Q1 Q3/R13 प्लस 1/4πε0 Q2/R23, ये Q3 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये W3 आ गया। तो W1, W2 और W3 ये तीनों की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो W1, W2, W3, तो W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, तो W1 0 था और W2 है अपने पास 1/4πε0 Q1 Q2/R12 और फिर W3 है 1/4πε0 Q1 Q3/R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3/R23। अब इसमें से 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे, Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। ठीक है, ये W आ गया। यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो U बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। ठीक है, ये अपना डेरिवेशन हो गया, 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। एक बार फिर से पूरा डेरिवेशन देख लेते हैं। अपना डेरिवेशन क्या था, 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लैंग्वेज देख लो, क्या लिखा था, माना 3 बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 क्रमशः बिंदु A B C पर स्थित हैं, जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः R1 R2 R3 हैं। माना प्रारंभ में Q1 Q2 Q3 को अनंत पर स्थित मान लेते हैं निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। यदि Q1 Q2 Q3 को क्रमशः A B C तक लाने में किया गया कार्य क्रमशः W1 W2 W3 हो, तो W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। फिर है आवेश Q1 को, प्रारंभ में आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ वैद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य
तत्पश्चात आवेश Q2 को बिंदु B तक लाएंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, आवेश Q1 के कारण बिंदु V पर विभव प्लस इंटू Q2। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, क्योंकि W बराबर V इंटू Q होता है। और फिर आवेश Q3 को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, तो W3 बराबर आवेश Q1 और Q2 के कारण बिंदु C पर विभव इंटू Q3। तो 1/4πε0 Q1 अपॉन R13 प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R23 इंटू Q3। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23। अब W1 W2 W3 के मान समीकरण 1 में रख देंगे तो W बराबर क्या, W1 0 हो गया, W2 W3 के मान यहाँ रख दिए। इन यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 1/4πε0, तो Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, तो यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 Q1 Q3 अपॉन R13 Q1 Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, ये अपना हो गया डेरिवेशन।